Hello, everyone, and welcome to episode 7 of Healthy Me, Happy Me. It's a series on health webinars. Our motto is self commitment to your own health. आज मदर्स डे है और हर माँ के लिए उनके बच्चे की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So we welcome our guest speaker today, Dr. Latika Agarwal. She's MD homeopathy and specializes in psychiatry. हमने ये ऑफबीट टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि हमारे बचपन के कंपैरिजन में आज हमारे बच्चों का एनवायरनमेंट और हमारे लिए एज पेरेंट हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है, कुछ नया हो गया है, तो हमारे चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं. हम डॉक्टर लतिका से इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे. इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हूँ मैं, विनीता. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ. मेरे साथ प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं प्रियंका. शी इज एन आईटी प्रोफेशनल विद डेलॉइट. और मेरी फ्रेंड सिमरन. शी इज अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर. हम मैं सिमरन जी को अब आमंत्रित करूंगी. वो डॉक्टर लतिका के साथ कुछ हमारे सवाल उनसे डायरेक्टली जानेंगी इस टॉपिक के बारे में, और इस पे और ज्यादा जानकारी के लिए सिमरन जी उनसे डायरेक्टली बात करेंगी. मीनवाइल सारे ऑडियंसेस से मेरा रिक्वेस्ट है, आपका इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन हो, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. आपकी प्राइवेसी की हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं. सिमरन के इंटरव्यू के बाद ऑडियंस के क्वेश्चंस लाइव लिए जाएंगे. ये रिकॉर्डेड मीटिंग है, लेकिन आपके डाउट्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो ओवर टू यू सिमरन. Thank you so much, Vinita. Namaskar, good morning, happy Mother's Day to all of you. Good morning, Latika ji, and thank you so much. Sunday morning, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला. Hi, good morning. Thank you for inviting me here. Pleasure. ठीक है, तो अब हम शुरुआत करने जाएंगे. विनीता, कैन यू शेयर पीपीटी प्लीज? हाँ जी. तो लतिका जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमने चाइल्ड काउंसलर सुना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सुना है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सुना है, बट ये जो वर्ड है चाइल्ड साइकेट्री, दिस इज समथिंग न्यू. सो प्रोबेबली आप क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि व्हाट इज एग्जैक्टली चाइल्ड साइकेट्री? Okay. So, child psychiatry, it deals with children, basically, psychology of children. So, we identify and diagnose the issues, mental health issues of children, which involve their mood, which involves their behavior, their intellect as a whole. And then we deal with them, as in we give them treatment along with this. So it not only involves with the child's psychiatry, but it also involves their parents, their family, and the mental health of a child as a whole. ओके, तो थोड़ा और अगर सिंपल सरी तरीके से अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं इसमें कौन से बेसिकली डिसऑर्डर्स कवर होते हैं? Alright, so see, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे disorders आएंगे, which involve, like I said, it involves everything which is related to mood, which is related to the behavior of the child and the intellect of the child. So उस category में, 3 category में बहुत सारे illnesses आ सकते हैं. But then जो commonly known है वो आज हम discuss करेंगे, तो मैं उनके बारे में ही ज्यादा बात करूंगी. So commonly known ones में आते हैं जैसे ADHD है, ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, माइंड रिलेटेड है तो माइंड में, इंटेलेक्ट रिलेटेड है तो इंटेलेक्ट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो आप जो बता रहे हैं दैट मोस्टली कवर्स ADHD, ऑटिज्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो मतलब आपके मुताबिक डिप्रेशन और एंजाइटी छोटे बच्चों में भी होती है? डेफिनेटली. ओके, तो लाइक तकरीबन कौन से एज के बच्चों की कैटेगरी में लाइक आप बोल सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को डिप्रेशन है? लाइक व्हाट डू यू थिंक, कौन से एज से स्टार्ट हो सकता है? There's no age particularly because I have seen a kid as young as 6 years.
So you cannot just identify age category for such kind of illnesses. It can be depending, I mean, it can be as young as 4 years. So Okay. there is no particular age for this. ओके, क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकेंगे, लाइक डिप्रेशन अगर 4 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को हो तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? All right. So, depression in a child is not very different from depression in an adult. Okay. So, what mainly we will observe or see is that the child will have a low mood, irritation. जल्दी इरिटेट हो जाता है बच्चा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा भी हमने कुछ कह दिया तो बहुत तुरंत चिढ़ जाएगा बच्चा. सो विच यूजुअली डजंट हैपन. नॉर्मली वो बच्चा इतना ज्यादा जल्दी चिढ़ता नहीं है या इतना ज्यादा लो मूड में नहीं रहता है. सो समथिंग एज सिंपल एज दिस कि सडन मूड चेंजेस, सडन, एंड दिस शुड बी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके. आज कुछ मैंने एग्जाम में फेल किया या आज मेरे कुछ स्पोर्ट्स में मैंने जीता नहीं तो उसकी वजह से मैं सैड हो गया. दैट इज नॉट व्हाट इज डिप्रेशन. Depression will be something that will last for a prolonged period, at least for a minimum 15 to 20 days. And वो भी it is not getting treated with despite of distractions, despite of other interventions. So depression में low energy levels आएंगे, फिर low mood आएगा, irritability आएगा, फिर खाना पीने में affect होएगा. जैसे adults में we will see these kind of symptoms. Sleep will be affected. सो बच्चा टाइम पे सो नहीं पाएगा या बहुत ज्यादा सो रहा होगा, खा नहीं पाएगा या बहुत ज्यादा खा रहा होगा. सो एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, एक या दो सिम्टम भी अगर हमको बहुत प्रोफाउंड या बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, देन इट कैन कम अंडर डिप्रेशन. दैट मीन्स अगर वो कंटिन्यूअसली काफी दिनों तक है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन. यस. नो, ऐसा नहीं है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, ऐसा नहीं बोल सकते. prolonged period is what is needed. So without any specific reason तो है ही, कुछ भी स्टार्ट होने के लिए कारण हो ही सकता है. So depression is something, any kind of mental illness is something that will start at a certain period of time, until unless it is something that is there since birth, like something like autism या something like ADHD. But then depression, anxiety, ये सब जो है वो normally हमारे पास since birth नहीं होता है. So it will start after a certain period, yeah, at certain point. It can be because of certain reason. So for example, घर में किसी का death हो जाना, okay, it is a situation which we encounter. So normally, अभी जैसे children are very close to grandparents, okay, so losing one of their grandparents, it can be a significant event in the life of a child. तो उससे उभर ना पाना after a certain period, okay, might lead to depression. Despite of like बहुत टाइम हो गया, अभी ग्रीविंग पीरियड भी होता है, कोई गुजर गए तो उसमें ग्रीव करना, दुखी होना इज नॉर्मल. बट बियॉन्ड दैट ग्रीविंग पीरियड भी अगर हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं, देन दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू. तो ये आपने जैसे आप डिप्रेशन के बारे में बताया, तो मोस्टली एडीएचडी तो काफी लोगों को पता है, लेकिन अगर फिर भी आप थोड़े ब्रीफ में बता सकें अबाउट एडीएचडी. ओके. सो ADHD में प्राइमरली 3 मेन सिम्टम्स होते हैं. So they are impulsivity, hyperactivity and lack of concentration. Okay, so impulsivity में क्या आएगा मोस्टली, जैसे कि बच्चे हैं वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं या अपने जैसे लाइन में लगना है, ओके, किसी भी एक्टिविटी के लिए लाइन में लगना है, बट अपने लाइन का, अपने नंबर का इंतजार नहीं कर पाएंगे और तुरंत हाथ ऊपर करेंगे. क्लास में आंसर करना है, अपना नंबर का नहीं इंतजार करेंगे और तुरंत हाथ ऊपर करेंगे, किसी और को बोलने का मौका नहीं देंगे. या गार्डन में खेल रहे हैं और दूसरे बच्चे को बिना कारण धक्का दे देंगे, बिना कारण उसके ऊपर ऐसे ही सर पे मार देंगे. ऑलराइट. सो विदाउट एनी रीजन कुछ एक्शंस करना, विदाउट एनी रीजन उत्तेजित हो जाना, ये इम्पल्सिविटी में आता है. हाइपर एक्टिविटी, आप एक जगह पे एक स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बैठ पाएंगे या 10 मिनट बैठ पाएंगे, उससे ज्यादा आप अपना काम नहीं कर पाते हैं. अभी एक नॉर्मल एज के लिए, फॉर एग्जांपल इवन जूनियर केजी या नर्सरी या सीनियर केजी बच्चे एक टीचर के डर से ही एक जगह बैठ जाते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं. बट ये बच्चे एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, पूरी क्लास में घूमते रहेंगे और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे.
So this is something that comes under hyperactivity. लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सेम चीज कि जो बाकी के बच्चे कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन कर पा रहा हूँ, उसके बाद फिर इधर देख लिया, उधर देख लिया, क्लास के बाहर देख लिया, खिड़की के बाहर देख लिया, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज कॉमनली सीन इन हाइपर एक्टिविटी. ADHD. Okay. Can you tell us about autism? ऑल राइट. सो ऑटिज्म अभी के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है. आई मीन एज कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू सी इन द 90s और मे बी अर्ली 2000, ऑटिज्म अभी बहुत कॉमनली दिखता है या ज्यादा आइडेंटिफाई होता है. सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म? प्राइमरली जो दिखने में जो इजीली समझ में आता है वो है कि बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है जब बात करता है, या कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है. बच्चा या तो बोल ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा, या जो हम पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, जो हम बोलेंगे उसी को रिपीट करेगा. लाइक इफ आई आस्क हाउ आर यू, तो बच्चा बोलेगा हाउ आर यू. इफ आई आस्क व्हाट इज योर नेम, बच्चा बोलेगा व्हाट इज योर नेम, बट उसका जवाब नहीं दे पाएगा. समथिंग एज सिंपल एज दैट. एंड समथिंग लाइक लैक ऑफ इमोशंस. हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चा जहाँ जो सिचुएशन में सभी लोग दुखी हैं वहां पे बच्चा हंसने लग जाएगा, या वो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या चल रहा है. अब मम्मी रो रही है सामने, लेकिन बच्चा वहां से निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मम्मी रो रही है या क्यों रो रही है. क्यों रो रही है तो दूर की बात है, रो रही है, दुखी है, वो भी नहीं समझ में आएगा. सो लैक ऑफ इमोशंस. कंपल्सिव रूटीनिस्टिक एक्टिविटीज, जैसे कि एक ही प्रकार के टॉय से खेलते रहना. जैसे कार्स है, कॉमनली बच्चों को कार्स पसंद है फॉर एग्जांपल, तो कार्स के साथ ही खेलते रहना, कार्स को ही लाइन में लगाना और कार्स के साथ हमेशा एक प्रकार की कार या एक ही कलर से फैसिनेट होना. मुझे रेड कलर पसंद है तो मुझे हर चीज में रेड कलर चाहिए. सो मेरे कार भी रेड कलर की होनी चाहिए, मेरे टी शर्ट्स भी रेड कलर के होने चाहिए, मैं जो खा रहा हूँ वो भी रेड कलर का होना चाहिए. So too much of fascination with particular kind of activities or particular kind of things. Okay. Then something like hypo और hypersensitivity. मैंने ये दोनों चीज इसलिए मेंशन की है so that नॉर्मल भी हमको समझ में आए कि ऑटिज्म में क्या आता है. सो हाइपो और हाइपर में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट. सो आंख, नाक, टेस्ट, सुनना, ये सब. तो ओके, हर सेंस से, हर जो सेंस है हमारा वो या तो बहुत ज्यादा रहेगा या बहुत कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा में ऐसा होएगा कि मुझे बहुत दूर से, मेरे को ऐसे पेरेंट्स से बताया कि बहुत दूर से एरोप्लेन आ रही है जो हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बच्चे को पता चल गया अरे एरोप्लेन आ रही है करके, एंड फिर 2 मिनट बाद हमको एरोप्लेन की आवाज आएगी. All right, so it can be so sensitive. The child's sound can be so sensitive. Okay, same thing कि अगर जरा सी भी आवाज हो रही है क्लास में या घर में, और जैसे कॉमनली मिक्सी की आवाज होती है, कॉमनली टीवी की आवाज होती है, तो वो बच्चे को थोड़ी सी भी आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं. ओके, बहुत ज्यादा डरेंगे, पेरेंट्स को जाके गले लग जाएंगे या रोने लग जाएंगे इतनी सी भी आवाज से. जो नॉर्मल बच्चों को इजीली वो लोग इससे डील कर लेते हैं, बट इतनी आवाज से भी वो बहुत रिएक्ट करने लगते हैं. सो दिस इज समथिंग लाइक व्हाट हाइपर एंड हाइपोसेंसिटिविटी. दिस, ये चीज हर सेंस के साथ हो सकती है. So even with light, even with taste, even with smell, तो या तो हम बहुत ज्यादा स्मेल चाहिए हमको, या हमको थोड़ी सी भी स्मेल से चिढ़ मचेगी, हमको ये स्मेल नहीं चाहिए. तो अगर थोड़ी भी फाउल स्मेल कहीं पे भी आएगी तो बच्चा बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, चिढ़ जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. या मुझे हर किसी का स्मेल चाहिए या हर चीज का स्मेल चाहिए, तो जो भी मिलेगा उससे जाके उसको स्मेल करेगा, या हर खाने की चीज को स्मेल करेगा, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज ट्रू विथ ऑल द सेंसेस दैट यू. ओके ओके. अब हम डिप्रेशन के लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं. टॉकिंग अबाउट एंजाइटी. सो चाइल्डहुड एंजाइटी कौन से एज में, मतलब आपका कौन सा ऐसा केस था जिसमें आपने देखा कि 3 से 4 बरस को भी एंजाइटी होती है? मैंने 1 साल के बच्चे में भी देखी है. ओके, आप एंजाइटी के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं? राइट. सो आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए. द पेरेंट केम टू मी विद द चाइल्ड, 1 year of चाइल्ड, कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है एंड दूसरे लोगों के सामने आता है, द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग.
crying loudly, bawling, literally bawling, कि मुझे किसी और ने देख भी लिया तो वो बच्चा रोने लगेगा, इतने जोर जोर से रोएगा कि पेरेंट्स के लिए सोशली बाहर जाना मुश्किल हो गया था। 1 साल का बच्चा ऐसा कि कहीं पे भी सोशल गैदरिंग, कहीं पे भी इवन फैमिली आउटिंग, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब नाना नानी दादा दादी, आप उनके साथ में रहते तो यू गेट यूज टू देम, नो राइट। बट देन ये बच्चा 1 साल का बच्चा अपने मम्मी डैडी को छोड़ के अपने दादा दादी के पास भी कंफर्टेबल नहीं था, ना ही अपने नाना नानी के पास, नाना नानी को देखते ही रोना चालू कर। So anxiety can be so obvious in even a child as young as 1 year. And for example, other example I'm giving you. So something like separation anxiety. Okay. बच्चे अगर पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं या मम्मी कहीं जा रही है, मैं नेक्स्ट रूम में भी हूँ तो फिर भी बच्चा एंशियस हो जाएगा कि कहाँ है, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई मदर। ओके, समथिंग एज सिंपल एज दैट। या फिर ऐसे कि मैंने पर्टिकुलर चीज का एंजाइटी, अभी मेरे को डॉग से डर लगता है, या मे बी इंसेक्ट्स से डर लगता है। सो सबको लगता है ना, कॉमन है इंसेक्ट से डरना, लिजर्ड देख लिया तो डर गए, कॉकरोच देख लिया तो डर गए। बट इतना एक्सटेंट में कि वो देखने के बाद मैं इतना एक्साइट हो जाऊंगी, इतना एक्साइट हो जाऊंगी कि मैं वो रूम में नहीं रह सकती, मैं अपना काम नहीं कर सकती, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई नीड समबडी टू पैसिफाई मी, और उसको भी बहुत टाइम लगेगा टू पैसिफाई मी आफ्टर दिस इंसिडेंट। सो समथिंग एज सिवियर एज दिस, नॉर्मली इतना नहीं रहता है, अगर वो चीज से आंखों के सामने से निकल गई या हम वो रूम से निकल गए तो वो आई मीन हम रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। अगर हमको नॉर्मली भी डर रहता है किसी भी चीज का तो हम वहां से निकल गए तो डर सेटल हो जाएगा। बट इन बच्चों में निकलने के बावजूद वो इतना ज्यादा रहेगा कि उनको सेटल डाउन करने के लिए काफी टाइम लगे, एंड देन दैट हैम्पर्स योर डेली लाइफ, यू नो। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको एक्टिविटी करने में भी डिफिकल्टी आ रही है बिकॉज आपका डर ही सेटल नहीं हो पा रहा है, आप उसी चीज में घुसे हुए हो। So something as simple as that. हाँ, And you will have symptoms like, you know, बच्चे इतना easily describe नहीं कर पाते, but as adults also we may have faced, जब anxiety होती है तो या तो कपकपी होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, सीने में ऐसा लगता है धड़ 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 हो रही है। बच्चे, बहुत कम बच्चे जो एक्चुअली ये डिस्क्राइब कर पाते हैं, but then it is seen commonly and it can ओल्डर किड्स, लिटिल ओल्डर किड्स, 7 साल से ऊपर वाले बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब कर पाते हैं। छोटे बच्चों में आपको यूजुअली मिलेगा वो क्राइंग मिलेगा, जैसे ही कुछ सोशल डिफिकल्टी या कुछ भी ऐसा सीन विच इज कॉजिंग देम एंजाइटी, दे विल स्टार्ट क्राइंग लाउडली। दैट इज व्हाट यू विल कॉमनली सी। okay, okay, okay. Talking about next is intellectual disability. Vinita, can you change the slide, please? तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? Alright. So, intellectual disability is another name for पहले जैसे हम mental retardation बोलते थे, अभी the term mental retardation is not used nowadays. उसके बजाय intellectual disability use होता है। So, intellectual disability में बहुत levels आ जाते हैं depending on the IQ of the child. Okay, so IQ levels can be tested with specific tests. There are child psychologists, clinical psychologists who do these kind of tests, and they will identify the level of intellectual disability. So commonly what is seen in intellectual disability is जो हम लोग easily identify कर सकते हैं as parents is एक तो milestones delayed रहेंगे। ओके, माइलस्टोन्स मतलब जो नॉर्मल एज में बच्चा उठता है, चलने चालू करता है, बैठना चालू करता है, दांत आते हैं, स्पीच चालू होती है, सुसु पॉटी का ट्रेनिंग चालू होता है, वो उनका डिलेड हो जाता है। ओके, सो ये बच्चों में जैसे फॉर एग्जांपल बैठना बच्चा 6 महीने की एज में लगभग सीख जाता है, बट दीज किड्स डोंट सिट ऑन देयर ओन बाय द एज ऑफ इवन मे बी 1 year, 1.5 year. They don't start walking even until the age of 2 years maybe. बैबलिंग है, बैबलिंग मतलब बा 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 या मम्मा पापा, इतना बोलना हम लोग बाय द एज ऑफ 1 year सीख ही जाते हैं। बट ये बच्चे 1.5-2 साल तक या 3 साल तक भी कई बार बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते, नॉट इवन दीज बाइसिलेबल्स।
सो डिलेड माइलस्टोन्स है। फिर अपनी जो एक्टिविटी हम एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। समथिंग एज गुड एज हमें अभी बाय द एज ऑफ 3-4 years वी नो हाउ टू पुट शूज पहनना आ जाता है, लेकिन उनको forget about शूज पहनना, forget about the right or left shoe, they don't know how to put the shoes on their own. By that age we know how to wear shirts and t-shirts, बटन लगाना आता है 5-6 years तक तो एटलीस्ट आ जाता है। दीज किड्स डोंट नो हाउ टू डू दिस। सो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स की जिससे हमको पता चलेगा कि माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू समथिंग दैट इज फॉर द एज, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द एज। दैट इज हाउ वी लर्न कि ये बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है। Alright, so this can be along with other disabilities. So commonly these are just symptoms which are हमको अगर बच्चा normal लग रहा है, but these symptoms point out to us that there is some problem somewhere. देर आर अदर किड्स की जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जाम्पल डाउन्स सिंड्रोम के हम बहुत कॉमनली बच्चे देखते हैं, तो उनमें इजीली समझ में आ जाता है बिकॉज उनके फेशियल फीचर्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं, तो इसलिए उनको देख के हम इजीली समझ पाते हैं कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है। सो ऐसे ही डाउन सिंड्रोम के अलावा देर आर मेनी अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स विच कैन हैव mental retardation. So you easily come to know by looking at them. That is one of the reasons. There are other problems also where you find mental retardation. Abhi there are parents who come to me who say कि उसको बाकी की चीजें बराबर याद रहती है कुछ गड़बड़ करनी है तो वो बराबर याद रहता है, लेकिन पढ़ाई नहीं याद रहता है। So the problem is may not be with memory. The problem is with cognition. Cognition मतलब समझ। तो मेमोरी और समझ में डिफरेंस रहता है। तो मुझे जो एज अप्रोप्रिएट समझ आनी चाहिए, अभी जैसे बच्चे रहते हैं हम उनको डांट देते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये गलत है, अगर तुम करोगे तो ये गलत है, आपको टीचर डांटेगी। ओके, सो किड्स डोंट डू दैट बिकॉज दे नो दैट दे विल फेस अ पनिशमेंट अगर ऐसा कुछ किया तो। या हम कुछ गेम खेलते हैं तो हमको पता रहता है कि ये गेम का रूल है और हमको ये फॉलो करना है, बट दीज किड्स डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए मैंने कहा कि मेमोरी का इशू नहीं रहता है, समझ का इशू रहता है। अगर मैं एक ही रूल को मैं बार बार समझा रही हूँ, 10 बार समझाने के बाद भी वो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि ये रूल है और इसको ही फॉलो करना है। सो देर इज अ प्रॉब्लम विद कॉग्निशन एंड मे नॉट बी विद मेमोरी। तो अगर मैं मेमोरी में अगर कहीं दूर गई हूँ, कहीं बाहर गई हूँ, बच्चे को पॉसिबली वो मेमोरी याद रहेगी, अरे हम यहाँ पे आए थे, बट हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो समझ में नहीं। So that is how it is, parents find it difficult to understand. ये तो ये बराबर कर लेता है, फिर ये क्यों है, फिर मुझे मेरे बच्चे को क्यों मेंटल रिटार्डेड बोलता है, ऐसा। And of course, there are different levels of mental retardation. So different levels will have different kind of difficulties. Poorest one will find it difficult to even do the basic activity like as good as खाना खाना, खुद से खाना खाना भी नहीं जमता है, उसके लिए भी उनको assistance चाहिए. And somebody who has very mild mental retardation, they will be able to do basic normal activities. Only thing is academic, probably they will be lagging behind academically and एकदम they may not be bright basically. ओके, सो अभी जैसे आपने एक एक डिसऑर्डर मुझे बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक ये डिसऑर्डर्स क्या मतलब या आई फॉरगॉट लर्निंग डिसेबिलिटी, सो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, टॉकिंग अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी, प्लीज लेट अस नो अबाउट दिस। Right. So, learning disability is primarily a disability regarding perception. Perception मतलब हम जो चीज देख रहे हैं उसको हम कैसे समझ रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं सामने जैसे ये फोटो है अभी आपके सामने, तो मेरे सामने डॉग है, तो मैं डॉग को डॉग ही देख रही हूँ या मैं नहीं देख पा रही हूँ डॉग को एज अ डॉग। ऑल्दो माई विजन इज नॉर्मल, विजन में इशू नहीं है, बट जो मैं उसको समझ रही हूँ वो वही है क्या, वो प्रॉब्लम आता है। सो जैसे इसमें मैंने 3 शब्द यूज किए हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया। ओके, सो डिसलेक्सिया हैज गॉट प्रॉब्लम विद रीडिंग, डिसग्राफिया हैज गॉट प्रॉब्लम विद राइटिंग
and dyscalculia has got problem with calculation, basic maths, understanding of maths. तो ये बच्चों को जो बेसिक हमारे एक्टिविटीज रहते हैं उसमें डिफिकल्टी आती है. अभी डिसलेक्सिया, लर्न रीडिंग, जैसे सामने एग्जांपल है डॉग. ओके, सो डॉग में डी ओ जी, अभी जी और अगर हम डी और जी देखेंगे, डी और बी देखेंगे कॉमनली, जो स्मॉल लेटर्स में डी और बी का सिर्फ साइड का फर्क रहता है. ओके, मिरर इमेजेस रहते हैं. So these children are not able to identify the difference between D and G, or they may not be able to identify the difference between 9 को हम मिरर इमेज या हम ऐसे लिखने के बजाय हम उल्टा लिखेंगे, पी के जैसे लिखेंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट दीज किड्स हैव. या फॉर एग्जांपल समथिंग एज सिंपल एज, मुझे पता है कि फ्रेंड का स्पेलिंग क्या है, FRIEND. ओके, ये फ्रेंड का स्पेलिंग है, बट मैं उसका स्पेलिंग लिखूंगी FRED या FREND या FREIND. ओके, सो मुझे स्पेलिंग में लेटर्स कौन से आते हैं वो मुझे पता है, बट उनका प्लेसिंग क्या है वो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है. बोलने में मैं सही बोलूंगी बट लिखते वक्त मैं गलत लिखूंगा. ओके, सो दिस दैट इज व्हाई ये बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आता है. और फिर जब मैं बोल लूंगी या जब मैं रीड कर लूंगी, अब मुझे इतना बेसिक रीडिंग में ही डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं जो समझूंगी वो भी गलत समझूंगी, बिकॉज मुझे वो रीड करना ही नहीं जम रहा है. तो मेरा कॉग्निशन भी अफेक्ट होता है, जो मेरी समझ है वो भी अफेक्ट होती है. ऐसे बच्चों का अगर मैं रीड करके बताऊं तो उनकी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. अगर यही चीज मैं उनको, फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश में पैराग्राफ रीडिंग रहता है एंड उसके बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट. तो अगर ये बच्चे खुद करने जाएंगे तो उनको इतना नहीं समझ में आएगा. बट यही चीज अगर मैं रीड करके बोलूं और फिर उनको बोलूं कि अभी आप उसके क्वेश्चंस का आंसर दो, they will be able to better understand and better answer the questions, because इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती है, समझ में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट परसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. So if I aid them with something or with the external help, they will be able to perform better. So same thing happens with dysgraphia and dyscalculia. इसलिए basic difficulty with basic skills of writing, of understanding basic maths, basic calculations. ओके, सो उनको अगर हम मैथ्स के लिए फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर दे दें तो उनको रिलेटिवली इजी पड़ेगा ये करना. सो इसलिए ये बच्चों को हम एग्जाम टाइम में स्पेशल रीडर देते हैं, राइटर देते हैं, या उनका मैथ्स का डिफिकल्टी कम कर देते हैं, सो दैट दे फाइंड इट इजी टू गो एंड. इसलिए इसको लर्निंग डिसएबिलिटी बोलते हैं. डिसएबिलिटी मतलब मुझे आता, समथिंग लाइक हम हैंडीकैप बोलते हैं, हैंडीकैप इज ऑल्सो डिसएबिलिटी. बाकी प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज मैं हैंडीकैप हूँ इसलिए आई एम नॉट एबल टू फंक्शन ऑप्टिमली. So if I provide something to help with the disability, the child will be able to perform to the optimum level. तो डॉक्टर आपने इतने अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन की अबाउट एवरी डिसऑर्डर, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत क्लियर है मेरे माइंड में कि क्या ये इनमें से कुछ भी जेनेटिक हो सकता है, और अगर जेनेटिक नहीं हो सकता तो इसके पीछे के कारण क्या होंगे? See, cause for any kind of psychiatric illness, अभी at this level cause study करना difficult है. Okay, even as a study of psychiatry subject, cause सभी illnesses का find out करना difficult है. Okay, difficult है, और rather we have not yet been able to identify कि यही specific cause है जिसके कारण हो रहा है. Okay, there are certain types of illnesses which are prone to follow in generations. तो वी नो कि अच्छा पेरेंट्स में था या ग्रैंड पेरेंट्स में था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चिल्ड्रन में भी आएगा, लेकिन ये होगा ही. और जेनेटिक है तो मीन हर एक चीज का ये होना ही है ऐसा जरूरी नहीं है. सो फॉर एग्जांपल कई बच्चे अभी ADHD वाले आते हैं या ऑटिज्म वाले आते हैं, उनके फैमिली में देयर इज नो हिस्ट्री व्हाटसोएवर ऑफ दीज इलनेसेस, बट द चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी having these complaints. So ऐसा reason specific it is difficult to find out in these complaints. Okay. And there can be multitude of reasons. Like can you tell few of the reasons? क्या इसके पीछे गैजेट या स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं.
Screen time for see, it depends on the kind of illness that we are looking into. Okay, something like ADHD, or something like autism, or something like mental retardation. Okay, mental retardation is something that you are born with. It doesn't happen all of a sudden until and unless ऐसा कुछ हुआ है कि आपको brain को injury हुई है and उसके बाद हुआ है. Okay, some mechanical injury and then something happens. Otherwise, most of the time you are born with this kind of complaints. Okay, that is one thing. Too much of screen time, yeah, lack of social engagement can lead to complaints which are more related to mood or behavior. So abhi for example, abhi corona period tha, so most of the kids, most kya, all kids were at home. They were just with their parents, and even schools were on the screen only. कहीं दूसरे बच्चों से मिलना नहीं हो रहा था, खेलना नहीं हो रहा था, बाहर नहीं जाना हो रहा था. As a result, ये बच्चों में commonly anxiety and depression was seen. Okay, many kids came to us after Corona period who were complaining of social anxiety, of difficulty in adjusting to schools after getting back to school. You know, जब schools वापस से चालू हो गई थी, offline schools, so many kids were finding it very difficult to adjust to the school. So increased screen time, yeah, limiting to yourself only can definitely affect your mental health. ओके डॉक्टर लतिका जी एक बात बताइए, काफी पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो ठीक है, उसे कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, सब उसके टैंट्रम्स हैं. तो अगर पेरेंट्स निग्लेक्ट करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो बिहेवियरली इस डिसऑर्डर की वजह से फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है उनके ऊपर? See, definitely it can affect your future to a great extent. Okay. Abhi, for example, I see parents, you know, आप अभी मैं आपको simple example देती हूँ कि आपके family friends भी रहते हैं. Okay. You, as a doctor, you know that you identify things very easily. You identify at a young age. So you tend to tell them, no, out of goodwill, कि ये issue है. Okay. You need to deal with this. Okay. I'm just giving you a personal example. बच्चों को हम एज अर्ली एज 4-5 years में हम पहचान लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू डील विद दिस. ओके, बट बिकॉज पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं रहता है. ओके, एक्सेप्टेंस बिकॉज कॉमनली है, अरे ये तो मस्ती ही कर रहा है, अरे ये तो उसको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए ये ऐसे कर रहा है, अरे ये तो है ना, तुमको कुछ पता नहीं है, ये घर में ऐसे ही रहता है, बाहर ये बराबर सब मैनेज कर लेता है. Okay, so parents try to find n number of excuses for not accepting what is actually there in front of them. फिर क्या होता है, जब वो एज एडवांस होती है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, तो फिर बाद में ऐसा लगता है अरे नहीं, अब तो ये प्रॉब्लम मैनेजेबल नहीं है, अब डिफिकल्टी आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, 3rd-4th स्टैंडर्ड तक बच्चे, बिकॉज सिलेबस इजी रहता है, इजीली कोप अप कर पाते हैं. ओके, इवन इफ देर इज लर्निंग डिसेबिलिटी या ADHD है, समथिंग एज सिंपल एज दैट. जब 5th-6th स्टैंडर्ड में आते हैं, थोड़ा पोर्शन डिफिकल्ट होने लगता है, तो उनको आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है अरे ये तो प्रॉब्लम हो रही है, अरे ये तो बच्चा नहीं मैनेज कर पा रहा है. ओके, अभी ये तो पढ़ाई रिलेटेड हो गए. समथिंग लाइक ADHD, अभी मैंने बचपन से उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अरे ये तो बहुत मस्तीखोर है, ADHD करके कुछ नहीं होता है, मेरा बच्चा नॉर्मल है, तुमको सिर्फ है ना उसके ऊपर ठप्पा लगाना है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा घर में सब बराबर है, मेरे सब बात सुनता है. लेकिन जब बाहर जाते हैं ये बच्चे, तो उनको यही चीज से डिफिकल्टी होती है एडजस्ट करने के लिए. अभी इवन अडल्ट्स कम टू अस saying that I am finding it very difficult to adjust to my office life. एक जॉब पे टिक नहीं पाते हैं, एक प्रकार का कोई भी एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पा रहे. तो अगर मुझे जॉब पे कुछ सपोज प्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ, तो मुझे वो आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, और आई एम नॉट एबल टू डील विद यू नो, बहुत जब स्ट्रेन या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रहती है, आई एम नॉट एबल टू डील विद इट. I become very restless. I lose my sleep. I find it difficult to even eat basic मेरी एक्टिविटीज भी मैं नहीं कर पाता हूँ. समथिंग एज सिंपल एज दैट. तो मेरे पढ़ाई को तो अफेक्ट करता है, मेरे जॉब पे भी अफेक्ट करता है, फैमिली लाइफ पे भी अफेक्ट करेगा. जो बच्चे ऐसे हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत कभी कभार वायलेंट हो जाते हैं. ओके, ADHD का फ्यूचर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप
there's something known as oppositional defiant disorder, yeah, something known as personality, where you have become so defiant that you do things just for the sake of doing things. आप जैसे अभी हम दंगे देखते हैं, दंगे फसाद देखते हैं, लोगों को मारना देखते हैं. देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे लोग आके सिर्फ विदाउट एनी कॉज दे आर जस्ट शूटिंग पीपल. क्लास में शूटिंग्स हो रहे हैं, मॉल्स में शूटिंग हो रहे हैं. ओके, दीज पीपल दे डोंट स्टार्ट सडनली. It is a thing that is going on from your for a prolonged period, and because it is not checked or because it is not treated, dealt with at a certain age, at a appropriate age, इसलिए बड़े होके ये सब बढ़ जाते हैं. Okay, so they find it difficult to adjust in all the arenas of life, be it marriage, be it occupation, be it job, be it education, anything. So it will affect your physical health also, it will affect your mental health also, everything. And अगर as a parent ही मेरे को problem है, then I will because मेरा nurturing वैसा रहेगा, there is a possibility कि मेरा next जो रहेगा generation उसमें भी ये problems आएंगे. Right, right, right. Right? तो It may जैसे not, आपने अभी बताया, yeah, sorry. it may not be genetic at this level. It will be just because of a particular type of upbringing that it will affect the next generation. तो जैसे आपने बताया कि कुछ चीजें जेनेटिक हो सकती हैं एंड कुछ चीजें नहीं नहीं हो सकती, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो मतलब सडनली कॉज से ही होगा. तो आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, सम कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स कि ऐसा ना हो बच्चे के साथ. Right. So again one more thing, cause से ही होगा anxiety depression ऐसा जरूरी नहीं है. I'm saying it is a possibility. There are multitudes of reasons and it can run in the family also. Okay. अभी what can we do as parents? Okay. बच्चों के साथ time spend करना बहुत जरूरी. ओके, उनको सुनना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अभी इतना कॉमन हो गया है. एज सिंपल एज बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, हमको बोलते हैं मोबाइल के बगैर तो बच्चा खाना ही नहीं खाता है, टीवी देखे बगैर तो बच्चा खाना ही नहीं खाता है, या बच्चे को खाना खिलाने के लिए एक जगह बैठाने के लिए हमको टीवी चालू करना पड़ता है. तो दैट इज नॉट हाउ यू डील विद इट. इफ यू आर गोइंग टू डील विद इट, आप खुद बच्चे को ऐसी आदत लगा रहे हो कि भाई आप टीवी देखोगे तो ही आप खाना खा पाओगे. That is not a healthy thing to do. What we need to do is we need to spend our time with the child. We need to talk to the child. हम जितना बच्चों के साथ बात करेंगे, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही वो they will reciprocate. उतना ही वो हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे एंड इट विल हेल्प इन इमोशनल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, that develops because of the time and emotions that you spend with the child. ओके. एंड इफ सपोज डॉक्टर लतिका, इफ सपोज सब करके देख लिया, पेरेंट्स ने अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं या जो आप बता रही हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली सिम्टम्स स्टिल परसिस्ट, तो तब एक पेरेंट को क्या करना चाहिए और कैसे डिसाइड करना चाहिए कि नाउ इट्स इनफ, आई मस्ट कंसल्ट अ काउंसलर और अ स्पेशलिस्ट, या मेरे को अब एक टाइम लिमिट हो गया कि मुझे मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, वो कैसे एक पेरेंट डिसाइड करे? Right. So there is something known as if a child is not able to deal with your daily life, okay, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ADHD ही समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5th-6th स्टैंडर्ड तक ADHD एंड LD, लर्निंग डिसेबिलिटी, 5th-6th स्टैंडर्ड तक बच्चा इजीली डील कर पाता है. बट देन सडनली जब 6th स्टैंडर्ड में आपका लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है, देन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप. जो बच्चा पहले आराम से 70-75% तक ले आता था, वो सडनली उसका मार्क्स ड्रॉप होके 40% या इवन लेसर देन दैट. ओके, एंड आपने ट्यूशंस लगा दिए, आपने प्राइवेट ट्यूशंस लगा दिए, इंडिविजुअल कोचिंग लगा दी, फिर भी नहीं हो पा रहा है. ओके, यू नाउ आइडेंटिफाई कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड ये मेरे जितने भी मेजर्स है वो करने के बावजूद इट इज नॉट सॉल्विंग इजीली, उसका हल नहीं निकल रहा है. It is always advisable that you take external help at such a level. तो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जा सकते टू गेट एटलीस्ट इवेल्युएट योर चाइल्ड कि क्या प्रॉब्लम है. आजकल तो कई स्कूल में ही काउंसलर्स रहते हैं. सो दे हेल्प यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है. एट सर्टन लेवल दे देमसेल्व्स डील विद इट.
It is possible that just with counseling, sometimes if a child is having anxiety or depression, just with counseling, it may help to deal with the problem. Okay, if it is not something that is very long lasting, it will be easily solvable at the level of counseling. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर वो करने के बावजूद हमको उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेरेंट्स टू गो फॉर मेडिसिन. Okay, medicines में I advise, because see, it's not because I am a homeopath, but because I have dealt with such complaints and I see beautiful results at a early stage. Once you start with medicines, जो आपको इफेक्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने में लगेंगे, you find results within few days or within few weeks. Okay, it is always advisable to seek help if it is not I mean at your level आप नहीं solve कर पा रहे हो, and definitely medicines help, and homeopathy works wonders with such cases. In fact, for example, complaints like LD, autism, you don't have medicines in allopathic medicines for such complaints, but we have very good results in homeopathy in such complaints. Okay, okay. Thank you so much, Latika ji, for such a vital and insightful information. इनफैक्ट काफी चीजें तो मुझे भी पता नहीं थी, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के पास भी अभी काफी सवाल होंगे जो उन्हें आपसे पूछने होंगे. सो ओवर टू प्रियंका. थैंक यू सो Sure. मच. Good morning, everyone. Thank you so much, Dr. Latika and Simranji, for such a wonderful interactive question and answer and a detailed PPT session. It was, I'm sure, सबको बहुत information मिली होगी आज. So without any ado, we'll move ahead with the questions, Dr. Latika, with your permission. Sure, sure. Yeah. So the first question that we have is, if a child doesn't write properly, अगर वो ठीक से लिखता नहीं है, and अगर words के बीच में काफी gap है और letter formation भी सही नहीं है, तो does that mean the child has dysgraphia? अगर है तो उसका solution क्या होगा? See, it is such kind of complaints, it is always better that you get it evaluated from a clinical psychologist. और at least अगर आप आपके स्कूल में काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, तो आप उनके पास जाइए and वो आपके पेपर्स को प्रॉपरली इवेल्युएट करके they will identify the problem. If there is no counselor, then you can go outside and seek a counselor, or you can go to a doctor and get it identified with. Okay, so there can be multiple problems with writing. See, अब देखिए, it's not just dysgraphia, या it is not just dyslexia that will cause this problem. अगर बच्चे को grip में problem है, पेन पकड़ने में, होल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर भी ये इशू आ सकता है. ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम फर्स्ट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो देयर कैन बी मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प इज नीडेड. Okay. And how early can we identify? Because होता है ना कि बच्चे बहुत young होते हैं, हमको लगता है they'll take time and time से हो जाएगा. I mean, so depending on the problem, okay, if so, like for example there is something like autism, okay, autism can be identified as early as 6 months to 1 year of age, okay, because the child is not having responses that are age appropriate. You can identify them as early as 1 year. Okay, so it depends कि क्या complaint है. अभी ADHD can be identified by 4-5 years of age, although we don't certify them as ADHD, but we do identify these symptoms early on, and they can be treated early on, as early as that. एंड इनफैक्ट ऑटिज्म जैसे कंप्लेन्स में हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें, उतना जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है, उतना जल्दी हम उससे डील कर पाते हैं. ओके, ऑटिज्म इज सच अ कंप्लेन जो लाइफ लॉन्ग रहेगी. इट इज नॉट समथिंग कि आज आपने मेडिसिन दे दी और वो कल ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है. इट इज समथिंग दैट रिमेन्स विद यू फॉर योर लाइफ. बट आप उससे कैसे डील कर पा रहे हो, हाउ आर यू लिव विद इट एंड still go on with your life in a regular way, that is what is important. So आप जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जितना जल्दी उसको इवेल्युएट करते हैं, उतना अच्छा रहता है. So along with medicines, you have other therapies like occupational therapy है,
and आजकल brain gym है, something like music therapy है. There are many therapies, that play therapy है, art therapy है. So there are many therapies. I think सिमरन जी को भी पता होगा, storytelling itself is a therapy for such kind of kids, you know. So as early as I mean, it's very good if you start at a very early age. Okay. Thank you so much. The second question that we have is, what should be the ideal screen time for teens? See, I mean, अभी sorry to cut you. I mean, मेरे भी दो बेटियां हैं, तो I would say it's a very generalized question that I would like to put कि toddlers से बिल्कुल teenage से tweens से सबके लिए ideal screen time क्या हो सकता है? सी अभी ऐसा हो गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्कूल्स भी सब होमवर्क है वो मोबाइल में देते हैं, लैपटॉप पे देते हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नैरो डाउन कि इतना ही टाइम जाना चाहिए. बिकॉज फिर बच्चे आपको हमेशा काउंटर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँ बिकॉज पढ़ाई मेरी लैपटॉप पे हो रही है या पढ़ाई मेरी इस पे हो रही है. ओके, सो इट इज नेसेसरी दैट इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आप जब पढ़ाई कर रहे हो वो तो टाइम आपका मोबाइल में स्पेंड हो ही रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर स्क्रीन टाइम, लाइक आप पढ़ाई भी मोबाइल पे कर रहे हो, उसके बाद आप खेल भी मोबाइल पे रहे हो, उसके बाद आप टीवी भी मोबाइल, आई मीन यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ विद टीवी, तो अगेन आप स्क्रीन पे हो. सो दैट यू कैन रिड्यूस. ओके, सो इफ मैक्सिमम ऑफ योर टाइम एज अ टीनेज मैं बोल रही हूँ, बच्चे और छोटे बच्चों का तो और कम होना चाहिए. I usually tell my patients' parents that you should not give the child a screen for more than half an hour. Half an hour is more than enough. खाने पीने के समय तो टीवी देना ही नहीं चाहिए, स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए फॉर यंग किड्स. ओके, अडल्ट्स के लिए आप पढ़ाई के अलावा जो आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, मैक्सिमम आप 1 hour दे सकते हो, उससे ज्यादा इट इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड, स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट. आप 10 बजे के बाद भी मोबाइल लेके बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, खेल रहे हो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. Okay, so for kids half hour and for kids above 10-11 years 1 hour आप बोल रहे हो. For teens मैक्सिमम max 1 hour. अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज. Okay, okay. That's a bonus then they are getting, right? Yeah. So देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो ऑन द स्क्रीन, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप उसके बाद में एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे करो ही ना. उससे बेटर है कि आप उसके बाद फिर आप एंटरटेनमेंट आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा करो. हाँ, but डॉक्टर लतिका, कभी ऐसा होता है ना कि किड्स आर वीडियो गेम, दे हैव दिस क्रेज ऑफ वीडियो गेम्स, तो उसपे इतने घंटे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है. तो 24 घंटे में अगर 8 घंटा वो सोएगा तो 6 घंटे तो वही खेलने में यहाँ वहां वहां चले जाएगा. तो वो मेंटल सो ट्रैकिंग. एग्जैक्टली द पॉइंट कि हमको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि दे डोंट स्पेंड. सी आफ्टर अ सर्टेन एज वी कैन नॉट कंट्रोल देम. ओके, आप 15-16 ईयर्स के हो जाते हो, उसके बाद आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दे गो टू कॉलेज, दे हैव देयर ओन लाइफ में, मेरे हिसाब से करूंगा, मेरे फ्रेंड्स तो ये कर रहे हैं. बट देन अप टू अ सर्टेन एज जहाँ पे आपको पता है कि आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, at that time, and as parents you need to control what they are doing, not control, rather regulate. It is necessary that you limit the time at least to half an hour or 1 hour, not more than that. अगर हम ही उनको छूट देंगे तो वो लोग करने ही वाले हैं. तो हमको उतना, और इट्स नॉट देम, इट्स ऑल्सो अस. अगर हम बच्चों का कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन हम हमारा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम तो टीवी पे हैं और हम हमारे मोबाइल पे हैं, लेकिन हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुमको नहीं करना है, तो वो तो नहीं होने वाला है. अगर हम उनको बोल रहे हैं तो हमको भी वो फॉलो करना जरूरी है कि हमको इससे ज्यादा टाइम इस पे नहीं स्पेंड करना है. तो वो हमारा, आई मीन दे विल लर्न फ्रॉम आवर एग्जाम्पल, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन आस्क देम टू डू समथिंग. That's so true. Not again the language. We cannot control. We can ask them. Correct, correct. Yeah. Always take the path of regulation, not controlling, right? That's very wonderful. I mean, I like the word regulate that you used. Yeah, so these two questions we had in our chat box. So anybody who would like to unmute and ask questions, most welcome. आप आपका hand raise कर सकते हैं and you can directly ask question to Dr. Latika. Please don't hesitate. Your privacy is maintained and it's our utmost priority. Okay, I'll go ahead. So I have one adult child.
अभी तो चाइल्ड भी नहीं बोल सकते, and one is in 16. So tell me how to handle. That necessary that along with this treatment we डॉक्टर लतिका, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इतना सेशन के बाद भी एक्सटेंडेड टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आई वुड जस्ट रिपीट, हमारे ऑडियंस अपने क्वेश्चंस मेरे या डॉक्टर लतिका के कॉन्टैक्ट नंबर पे 1-on-1 भेज सकते हैं। आप अभी चाहें अभी भी चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। जो दो हम अभी उन्हें आंसर नहीं करेंगे, हम उन्हें बाद में सेपरेटली टेकअप करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो हेल्दी मी हैप्पी मी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर भी भेज सकते हैं। डॉक्टर लतिका, वुड यू लाइक टू टेक 2 minutes टू एग्जैक्टली शेयर योर डिटेल्स ऑन आपकी क्लिनिक कहाँ है? उसके इसके अलावा आप शायद किसी ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, तो आप वहां पे कुछ एक्टिविटी करती हैं। इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली टेल अस and then we close the session. right. So I will just like to specify now. Like I said, I have done my MD in psychiatry. Okay, so people ask me how am I different from other homeopaths? Okay, why I am different from other people? It's as simple as this. आपको diabetes होती है तो you would prefer to go to a GP general practitioner या you would prefer to go to a diabetologist, right? So it is as simple as that. I have done my MD in psychiatry, so I specialize in psychiatry. Okay, So I okay. deal more, I have more experience and deal more with psychiatric cases. That is one thing. Another thing is I have been practicing now almost in 10 years, more than 10 years. And my clinic is based in Borivali. And I also take up cases online. So if people who are not able to come to me personally, we also take up online cases and we can give medicines to the patients accordingly. Online भी भेज सकते हैं, courier कर सकते हैं, या out of India है तो we ask the patients to buy the medicines and take them on their own. So that is a setup that we go ahead with. Earlier, I was associated with a trust, Dr. M.L. Dhavle Trust, my parent institute, जहाँ से मैंने MD किया है. But just recently, हमने वो collaboration बंद किया है. Now I focus more on my OPD only. I have also, we have a publication in the name of Foundation of Psychology and Homeopathy, which is now developing into a textbook for homeopathy students. And I am a co-author in that textbook. So we have other things also coming up. Eventually, we might get into other sessions and all. So I am associated with the trust even now, in my parent institute, that is. Great. Yeah. It was great to have you on our platform. It was great to know about you and your inputs on this particular topic. It was so insightful. Thanks a lot. Thank you, audience, for being with us, for staying with us for an elongated time. But Thank you so much. hopefully, our time spent was worthy enough. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Simran. Thank you, Priyanka.